हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इन दिनों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जो कि है क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 को हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। और आज पिछली क्लास से आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। पिछली क्लास में हमने एसिड और बेस की मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ी थी, और अब आगे बढ़ते हैं। और मेटल्स के अलावा अब हम पढ़ते हैं मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ लिया था कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसी तरह बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। सोडियम जिंकेट हमने पढ़ा था, जो कि बेस की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन से बनता है। आगे बढ़ते हैं मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स जैसे Na2CO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। गैस का ध्यान रखना है, उस तरफ थी हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर जो गैस रिलीज हो रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए, ये हो गया मेटल कार्बोनेट, ये हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनके एग्जाम्पल की मदद से हम ये देखते हैं कि किस तरह ये रिएक्ट करते हैं किसी एसिड के साथ। ठीक है, तो Na2CO3 इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ। बन रहा है सॉल्ट, तो ये बन जाएगा 2NaCl प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए सॉल्ट बन गया NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, NaHCO3 इसको भी हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ भी बन रहा है सॉल्ट, यानी कि NaCl बन जाएगा प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दोनों ही किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। गैस का आपको ध्यान रखना है कि रिलीज होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये तो बात हुई मेटल्स की एसिड के साथ, या मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की एसिड के साथ रिएक्शन। अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी एसिड को बेस के साथ मिला दिया जाए तो क्या होता है। तो देखिए, जब किसी एसिड को बेस के साथ मिलाया जाता है, यानी कि व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, यानी कि जब किसी अम्ल और क्षार को आपस में मिला दिया जाता है each other, they form salt and water। ठीक है, कि जब किसी अम्ल और क्षार को साथ में मिला दिया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में इसको कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोनों ने एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर दिया और इसलिए इसको कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। हिंदी में आप इसको लिखेंगे कि जब किसी अम्ल को क्षार के साथ मिलाया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जैसे हमने ले लिया HCl, बेस हमने ले लिया NaOH, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो ये देखिए HCl में से Cl और NaOH में से Na अलग हो जाएगा, NaCl सॉल्ट बन गया और प्लस बच गया 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, दैट इज वाटर। ये भी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई। तो हमने 2 रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड एंड बेस, जिसको कि हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ऑक्साइड्स की, मेटेलिक ऑक्साइड्स की एसिड के साथ रिएक्शंस को पढ़ते हैं। चलिए, मेटल ऑक्साइड्स ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं मेटल ऑक्साइड्स, और साथ में बनता है वाटर। बात करने हैं हम मेटेलिक ऑक्साइड्स की। अब इनके बारे में जो चीज़ हमें नोट करनी है उसको लिखते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं
ये कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ये होते हैं एसिडिक नेचर के। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं बेस की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि इनका जो नेचर होता है वो बेस की तरह बिहेव करता है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एसिड्स और बेस के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि सॉल्यूशन में वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए, एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो एसिड्स जो होते हैं ये जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर H+ या H3O+ आयंस देते हैं, जिनको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, इसी तरह बेस की बात करें तो बेस जो होते हैं ये हाइड्रोजन की जगह OH- आयंस प्रोवाइड कराते हैं। दीज आर नोन एज हाइड्रोक्सिल आयन। ये मेनली एसिड्स और बेस के अंदर H+ और OH- आयंस पाए जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि एसिड्स को या बेस को या सॉल्ट्स को जब भी हम पानी में मिलाते हैं तो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक्वस सॉल्यूशन ठीक है कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, किसी का भी, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, और चाहे सॉल्ट हो। ठीक है, कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज फ्री आयंस कौन से? हाइड्रोनियम आयंस या फिर हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, फ्री आयंस आर प्रेजेंट in the solution which conduct electricity। तो सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेगा? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जैसे हम किसी एसिड को, बेस को या सॉल्ट को मिलाते हैं तो आयंस अवेलेबल हो जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करते हैं। जैसे कि नमक है तो नमक जो है उसमें करंट पास नहीं होगा, लेकिन नमक को जैसे ही हम पानी में मिला देंगे तो वो क्या करेगा? करंट पास करना स्टार्ट कर देगा, और इस कारण ही इनके सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब एक मेन क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है उसके अंदर, कि उसको डिफाइन करना हमें आना चाहिए। देखिए, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्केलाई, ये कई बार पूछा जाता है। दोनों एक ही चीज़ है लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, और क्या अंतर है वो हम जानते हैं। ठीक है, देखिए, बेस आप जानते हैं कि स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, सोपी टू टच होते हैं, लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। सभी बेस जो होते हैं ये पानी में घुलते नहीं हैं। ठीक है, ये तो बात हुई बेस की। अब हम डिफाइन करते हैं एल्केलाई को। एल्केलाई जिसको हिंदी में कहा जाता है क्षारक, तो लिखिए बेसिस सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्केलाई। यानी कि हम लिखेंगे वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षारक कहा जाता है। वे क्षार जो जल में घुलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्षारक कहा जाता है। साथ ही साथ इनकी एक और बात है कि दे आर कोरोसिव इन नेचर। यानी स्किन वगैरह पर कहीं गिर जाए तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। दे आर कोरोसिव इन नेचर। चलिए, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है डाइल्यूशन, या हिंदी में इसको कहते हैं तनुकरण। क्या है डाइल्यूशन या तनुकरण? इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कि व्हेन वाटर इज एडेड टू अ बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन, व्हेन वाटर इज एडेड
टू अ एसिडिक एंड और बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, व्हेन वाटर इज एडेड टू एन एसिडिक और अ बेसिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन H3O प्लस आयंस या फिर OH माइनस आयंस, ठीक है, तो आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। देखिए दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड इसका मतलब जैसे सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो देखिए हमने पढ़ा है 9th क्लास में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन, ठीक है। अब डाइल्यूट जो होगा, डाइल्यूशन जो होगा, डाइल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ा देंगे, और कंसंट्रेट जब होगा तब क्या होगा, सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी और सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसी को कहा जाता है डाइल्यूशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है हमारे पास और उसके अंदर ये 50 ml सॉल्यूशन है और इसके अंदर आयंस जो है हम कॉमनली मान लेते हैं कि 100 है, लेकिन जब इस 50 ml में और हम 50 ml वाटर इंक्रीज कर देते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा कि क्या अब भी यहाँ पर ये 100 ही रहेंगे आयंस, नहीं, क्योंकि कुछ आयंस इधर भी तो घुल जाएंगे, तो इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 80 की तुलना में मान लो 100 की तुलना में 80 हो जाए, तो इनकी कंसंट्रेशन पहले के मुकाबले कम हो जाएगी, यानी कि सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ने पर आयंस की मात्रा में कमी आएगी, जिसको डाइल्यूशन कहा जाता है, और ये प्रोसेस तनुकरण या डाइल्यूशन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, और अब हम जानते हैं कि एसिड्स और बेस जो होते हैं इनका पता किस तरीके से लगाया जाता है। तो चलो अब जो पार्ट है इंटरेस्टिंग पार्ट चैप्टर का, जिसको पढ़ने में याद करने में भी मजा आने वाला है। चलिए, तो ये तो बात हुई एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स के बारे में, कुछ कॉमन जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब हम बात करते हैं किसी एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड और बेस। अब एसिड है, बेस है, ये तो हमें पता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड है या वीक बेस है, ये हमें पता होना जरूरी है। तो इसके लिए देखिए कि एक स्केल है जिसे कहा जाता है पीएच स्केल, कि कोई एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए एक स्केल है जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। यहाँ पर पी जो है ये डिफाइन करता है पोटेंस को, पोटेंस मतलब पावर, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में पोटेंस जो है वो पावर को कहा जाता है, और H जो है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बता रहा है। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस पीएच स्केल के बारे में बताया था, ठीक है। अब पीएच स्केल को अगर हम डिफाइन करें, मान लीजिए कि ये पीएच स्केल है हमारी, तो इस पे नंबर जो है वो डिनोटेड होते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 0 है और यहाँ पर 14, ठीक है। जब हम 7 से 0 की तरफ आते हैं, 7 से 0 की तरफ, तो एसिडिक प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज होती हैं, रिवर्स हो रही है। 7 से 0 की तरफ आने पर एसिडिक प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं, ठीक है। 7 अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब ना वो एसिड है और ना ही बेस है, और 7 से जब हम 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज होती हैं। इसको इस एग्जांपल की मदद से समझिए कि 7 से जब हम 0 की तरफ आ रहे हैं, यानी 7 से कम जिनका भी पीएच है वो सब क्या है, एसिड्स हैं। लेकिन मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक का पीएच 3.4 है और एक का पीएच 6.5 है, तो यहाँ एसिडिक ज़्यादा कौन होगा, एसिडिक ज़्यादा होगा 3.4, क्योंकि मैं रिवर्स की तरफ आ रही हूँ, तो जैसे जैसे मैं 0 के पास आऊँगी वैसे वैसे एसिडिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लग जाएंगी। इसी तरह बेसिक की बात करें तो एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 9.6 है और एक का 11.4 है, तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा, जिसका पीएच 11.4 होगा। बेसिक प्रॉपर्टीज लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती हैं और एसिडिक प्रॉपर्टीज जो है वो राइट टू लेफ्ट जाने पर बढ़ती हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो बेसिक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 14 होता है वो है NaOH,
सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका pH 14 होता है, और ये सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा और याद कीजिए कुछ जो जनरल टॉपिक्स हैं उनको आपको याद करना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एसिडिटी होने पर जो लिक्विड पिया जाता है एंटासिड के रूप में, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जिसका pH 10 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हमारे स्टमक के अंदर जो HCl है, ठीक है, उसका pH होता है 1.2 जो कि एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक नेचर का है। तो ये 2-3 pH जो है कॉमन, वो आपको लर्न होने चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH जरूर याद होना चाहिए जो कि 10 है। चलिए आगे बढ़ें और अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। इसके बारे में पढ़ते हैं कि pH जो है वो हमारे जीवन में किस तरीके से काम आता है। चलिए एसिड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो देखिए एक तो एसिड्स भी 2 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरे होते हैं वीक एसिड्स। इसी तरह बेस की बात करें तो बेस भी 2 तरह के, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरे वीक बेस। और दूसरे वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स में क्या अंतर है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स जो सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में H+ आयंस देंगे, वीक जो कम मात्रा में H+ आयंस देंगे। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? जो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, और वीक जो कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल HCl, ठीक है, HCl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। वीक एसिड का एग्जाम्पल जैसे CH3COOH। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की, जैसे NaOH, वीक बेस की Na2CO3। ये बात हो गई स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स और वीक बेस की। चलिए अब बात करते हैं कि हम जो हैं वो किस तरह से pH के अकॉर्डिंग काम करते हैं। चलिए तो देखिए कि प्लांट्स और एनिमल्स भी pH सेंसिटिव हैं या नहीं। प्लांट्स और एनिमल्स, तो देखिए प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ये भी pH सेंसिटिव होते हैं। जैसा कि हमको पता है कि रेन वाटर का pH जब 5.6 से कम हो जाता है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है कि जो हानिकारक गैसेस हैं व्हीकल्स से निकल रही हैं, उनमें मेनली होती हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये रेन वाटर के साथ मिलकर HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, और सल्फर की जो ऑक्साइड्स हैं ये रेन वाटर के साथ मिलकर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड्स बना लेते हैं। और इस नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से युक्त जो बादल हैं जब ये बारिश के रूप में बरसते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये जब बारिश के रूप में बरसते हैं तो इससे होने वाली जो बारिश है वो क्या है? एसिड, पानी नहीं है उसमें, उसमें क्या है? एसिड है। और इस तरह की जो बारिशों से क्या कहा जाता है? एसिड रेन कहा जाता है। अब ये एसिड रेन जो है अगर हमारी स्किन के ऊपर गिर जाए तो भी नुकसानदायक है, नुकसान पहुंचाएगी। अगर प्लांट्स पे गिर जाती है तो प्लांट्स जो कि pH के प्रति सेंसिटिव हैं, अगर उनमें एसिड डाल दिया जाएगा तो प्लांट्स खराब होंगे। एनिमल्स की स्किन पर गिरेगी तो उनको नुकसान होगा। साथ ही साथ अगर एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको भी इनसे नुकसान होगा, क्योंकि जब ये बारिश पानी के अंदर मिलेगी किसी वाटर सोर्स के अंदर, तो वहाँ भी pH जो होगा वो क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा उस पानी का जो कि न्यूट्रल था, जिसकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं एक्वेटिक वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये हम जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये भी pH सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद pH ऑफ द सॉइल, ठीक है, तो हर तरह की मिट्टी में हर तरह की फसल नहीं उगाई जा सकती है। तो फार्मर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि अपनी जो
मिट्टी है खेत की, उसको लैब में टेस्ट करवाते हैं किस न्यूट्रिएंट की कमी है, किसकी अधिकता है, एसिडिक है या बेसिक है नेचर में मिट्टी, उसका पता लगाया जाता है और उसमें उसी तरह की फसल को बोया जाता है जो कि उस मिट्टी के नेचर के प्रति उसको आसानी से सर्वाइव करने में मदद करेगी। इसके बाद है पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने नाम सुना होगा एसिडिटी का, ठीक है। अब हमारे पेट के अंदर पाया जाता है स्टमक में HCl। ये HCl जो है ये खाने के साथ आने वाले हानिकारक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको नष्ट करता है, साथ ही साथ भोजन के माध्यम को अम्लीय यानी कि एसिडिक बनाता है ताकि डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो उस पर आराम से काम कर सकें। अब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कई बार तला भुना या ज़्यादा मसाले वाला या ज़्यादा खाना खा लेने से होता क्या है कि हमारे स्टमक को ज़्यादा मात्रा में HCl सीक्रेट करना पड़ता है। ज़्यादा मात्रा में जब ये एसिड सीक्रेट होगा तो हमारे स्टमक में पेन और इरिटेशन होता है। अब यहाँ पर काम आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि जब पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हम पीते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्या है एक बेस है क्योंकि इसका pH 10 है, हमको मालूम है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका pH 10 होता है ये क्या है एक बेस, और पेट में क्या बढ़ गया है एसिड। एसिड और बेस मिलकर रिएक्ट करते हैं, क्या बना लेते हैं सॉल्ट और वाटर। देखिए साइंस हर जगह है, हमारे जीवन में भी हर जगह साइंस काम आती है। तो एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं। हम पाउडर वगैरह के फॉर्म में भी पीते हैं पानी में मिलाकर, उनमें भी बेस होता है और एसिड को ये बेस जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है जिसकी वजह से एसिडिटी या पेट में जो होने वाली इरिटेशन वो खत्म हो जाती है। ये बात हो गई। इसके बाद है टूथ डिके में पीएच कैसे काम करता है। टूथ डिके के लिए देखिए कि हम जब कोई चीज़ खाते हैं तो टूथ डिके की बात करते हैं, ये पीएच से कैसे रिलेटेड है। तो जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो आपको पता है कि हमारे दांतों पर एक लेयर पाई जाती है दैट इज नोन एज इनेमल। इसके बारे में आपने जीके की फॉर्म में भी कई बार पढ़ा होगा कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इनेमल। मालूम है आपको कि हमारे शरीर का सबसे कठोर जो भाग है वो क्या है इनेमल होता है, ठीक है। ये बना हुआ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कि कैल्शियम सल्फेट का ही एक फॉर्म है, अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अब होता क्या है कि मान लीजिए कुछ खा लिया हमने, कुछ तो होगा क्या माइक्रोब्स जो कि सब तरफ अवेलेबल है, ये हमारे दांतों के बीच में वो स्पेस जहाँ पर कि भोजन के कण लगे हुए हैं वहाँ आ जाते हैं और क्या करते हैं इनेमल को तो नुकसान पहुँचा नहीं सकते। तो वो जो खाना है जो हमारे दांतों के बीच में फंस चुका है उसको ये अटैक करते हैं जिसकी वजह से धीरे 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 दांतों की जो इनेमल है वो हटने लग जाती है और हमारे दांत जो है वो खराब होने लग जाते हैं। तो इसका इलाज करने के लिए यही है कि भाई ये माइक्रोब्स कुछ ऐसे एसिड सीक्रेट करते हैं जिनकी वजह से जो दांतों की ऊपरी लेयर है इनेमल ये हटने लग जाती है। तो इसके इलाज के लिए हमें ये करना चाहिए कि पहली बात तो कुछ भी खाने के बाद दांतों को अच्छे से साफ करें, हर बार ब्रश ना भी करें तो कोशिश ये करें कि कुछ भी खाने के बाद कुल्ला अच्छे से करें ताकि दांतों के बीच जो है वो ठीक से सफाई हो जाए। और इस तरह टूथ डिके जो है ये भी पीएच से रिलेटेड है। अब है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए होता यह है कि प्लांट्स जो होते हैं ये भी पीएच सेंसिटिव होते हैं, हमें पता ही है। और इसका एग्जांपल जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि दो प्लांट्स हैं, एक तो है नेटल और दूसरा है डॉग प्लांट। तो देखिए नेटल जो प्लांट होता है बारिश के दिनों में जंगली पौधा है, आसपास काफ़ी उग जाता है। ये जो नेटल प्लांट होता है इसकी जो लीव्स होती हैं उनकी टिप्स नुकीली होती हैं और वो जो टिप्स होती हैं नुकीली उनमें क्या पाया जाता है मेथेनोइक एसिड, ठीक है। इनमें पाया जाता है मेथेनोइक एसिड। अब ये एसिड मान लीजिए कोई जानवर गाय वगैरह इनके पास से गुजरते हैं या हम भी गुजरेंगे तो जो लीव्स के टिप हैं जो नुकीली हैं वो हमारे पैरों में गड़ जाएंगे और क्या रिलीज करेंगी मेथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से इरिटेशन और खुजली वगैरह और जलन होगी। अब इसका इलाज करने का तरीका ये है कि इसके पास ही ये जो नेटल प्लांट होता है इसके पास ही, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि नेटल प्लांट के
असर को कम करने के लिए कौन से प्लांट की पत्तियों को पीसकर या रगड़कर लगाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए डॉग प्लांट। इसके आसपास ये डॉग प्लांट उग जाता है, जंगली पालक भी इसको कहा जाता है। ये जो डॉग प्लांट होता है इसकी पत्तियों को जहाँ पर ये नेटल लीव्स लग गई है वहाँ पर अच्छे से रगड़ लेते हैं। तो चाहे जानवर हो या कोई भी हो, तो इसमें क्या पाया जाता है? बेस, और वो इस एसिड के असर को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। और इस तरह सेल्फ डिफेंस हो जाता है प्लांट्स और एनिमल्स का भी। तो प्लांट्स तो इस तरह बच जाते हैं कि एनिमल्स, क्योंकि ये चुभता है तो इसके पास नहीं जाते हैं, और अगर चले भी जाते हैं तो ये डॉग प्लांट की मदद से इसका बचाव हो जाता है। तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये भी केमिकल्स की मदद से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स हम देख लें एसिड्स और बेस के, जो कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और हमें लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज विनेगर, जिसे हम सिरका भी कहते हैं। 4th चैप्टर में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विनेगर, इसके अंदर पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, सिट्रस जो फ्रूट होते हैं जैसे लेमन है, ऑरेंज है, सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं उनमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। इसके बाद बात करते हैं इमली की या टैमरिंड की। इसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड। टमाटर जो है, टमाटो या टमाटर, इसके अंदर पाया जाता है बच्चों ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और बात की हमने इसके अलावा नेटल लीफ में मेथेनिक एसिड पाया जाता है। खट्टा दही या मिल्क जो होता है इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। नेटल लीफ में आपने पढ़ी लिया, मेथेनिक एसिड पाया जाता है। स्टिंग या जैसे कोई बी वगैरह आपको काट लेती है तो उसमें भी मेथेनिक एसिड पाया जाता है। तो ये कॉमन एसिड्स जो कि आपको लर्न होनी चाहिए। तो देखिए आज की क्लास में, पिछली क्लास में हमने एसिड्स पढ़ लिए थे, बेस के कॉमन एग्जांपल। आज जितनी भी तरह की रिएक्शंस थी एसिड्स और बेस की वो सारी हमने कंप्लीट कर ली। अब केवल सॉल्ट वाला पार्ट बचा है जिसको हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना। अच्छे से पढ़ते रहो, इसी तरह जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ नई नई अपडेट्स के लिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, बाय।